गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? हेलो, आई थिंक आप लोग सब अच्छे होंगे। अच्छा, तो हम लोगों ने इससे पहले कौन सा चैप्टर फिनिश कर लिया है? हमारा 2 चैप्टर हो गया है। द फर्स्ट वन वाज मेटल एंड नॉन मेटल, सेकंड वन वाज कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, तो कोल एंड पेट्रोलियम और मेटल एंड नॉन मेटल हमने पूरा फिनिश कर लिया है। अब बच्चों, चूंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो अब हम लोगों को फोकस करना है किस चैप्टर पर? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ओके, तो अच्छा चैप्टर है, याद करने के लिए बहुत कुछ है इसमें, समझने के लिए कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर में समझने को कुछ भी नहीं है, याद करने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है ना? तो बस हम लोग उसी ढंग से पढ़ेंगे कि चीजें याद हो जाए। इज इट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है। सो आई थिंक एज फार आई रिमेम्बर, एज फार आई नो, from the very beginning of class 6, when you were in 6th standard, in 6 you would have learned about wool and cotton, isn't it? After that, in 7th you would have learned like silk and wool. Yeah, cotton and jute. Sorry, cotton and jute was there in standard 6th, especially in CBSE, and silk and wool was there in standard 7. So now here in class 8 you will have to learn something about synthetic fiber. What are synthetics? Okay. तो बच्चों, थोड़ा सा हम लोग पहले चीजों को समझते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, इन चीजों को हम थोड़ा सा समझते हैं, प्रयास करते हैं समझने की। ये जो फाइबर्स है, फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल fibers are basically classified in 2 categories. First one is synthetic fiber, second one is natural fiber. In fact, first one is natural fiber and second one is synthetic fiber. So, do you think, or synthetic means something that has been made by human beings? ठीक है, कुछ ऐसा जो कि ह्यूमन बींग्स ने अपने सहूलियत के लिए अपने हिसाब से बनाया है, दैट इज सिंथेटिक फाइबर, दैट इज सिंथेटिक. Man-made things are called synthetic. Either it is a fiber or something else. If it is a fruit, that will be called as synthetic fruit. If it is some cream, that will be called as synthetic cream. Okay. So, man-made things are generally called as synthetic. Suppose के अगर आपको कहीं पे synthetic लिखा हुआ है, तो that means आप समझ लो that is not naturally. It has not spontaneously came from the nature. We have not obtained it from the nature, from the mother nature. Actually, it has been made. It has been prepared or manufactured by human beings. Okay? तो अब आप मुझे बताइए, जैसे कि आपने पहले सिल्क पढ़ा होगा, वूल पढ़ा होगा, फिर जूट पढ़ा, कॉटन पढ़ा, तो इन सारी चीजों को आपने पढ़ लिया। उन सब चीजों में क्या था ना, दे ऑल वेयर क्लासिफाइड, कैटेगराइज्ड इन नेचुरल फाइबर्स. दे वेर कॉल्ड एज नेचुरल फाइबर्स. व्हाई? बिकॉज दे वेर ओरिजिनेटेड बाय नेचर. नो, दे वेर ऑब्टेन्ड बाय नेचर. इजंट इट? बात समझ रहे हो ना? वो क्या था, वो नेचर से हमें मिल रहा था, तो दे वेर कॉल्ड एज नेचुरल फाइबर. प्लांट से मिले, एनिमल से मिले, इंसेक्ट से मिले, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले, जिससे भी मिल जाए, दे विल बी कॉल्ड एज नेचुरल फाइबर. तो सिंथेटिक फाइबर, ऑब्वियसली सिंथेटिक फाइबर नेचर से नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग उसको नेचुरल फाइबर के कैटेगरी में नहीं रख रहे हैं, उसको हम लोग सिंथेटिक में रख रहे हैं, मैनमेड कैटेगरी में रख रहे हैं. ओके, नॉट एन इशू, चल सकता है. समझते हैं क्या है. और तो बच्चों, अब बात क्या है कि सिंथेटिक होता क्या है, फाइबर होता क्या है, थोड़ा सा पीछे के चीजों को हम लोग रिकॉल करेंगे. लेकिन उससे पहले आप देखो, मैंने यहां पे लिखा है, plastics and synthetic fibers are categorized as a class of substances called polymers. I repeat, just write it down. Plastics and synthetic fibers are categorized as a class of substance called polymer.
ओके मतलब प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर्स को, स्पेशली प्लास्टिक्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स को कैटेगराइज किया जाता है एक क्लास ऑफ सब्सटेंस में, एक कैटेगरी ऑफ सब्सटेंस में, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर. ओके द लाइट हैज बीन ऑफ बट आई थिंक द वीडियो इज क्वाइट क्लियर, isn't it? ओके तो दैट विल बी कॉल्ड एज पॉलीमर. तो ये जो सिंथेटिक फाइबर है या फिर प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक्स जो चाहे वो पॉलीथीन हो जिसमें कि आप जिसको आप कैरी बैग कहते हो, चाहे वो हो या फिर प्लास्टिक से बना हुआ कोई सामान हो, आइदर इट इज अ टॉय और अ टूल, व्हाटएवर इज दैट इज अ पॉलीमर. एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो पॉलीमर्स. व्हाट आर दिस पॉलीमर्स? Polymers are actually some arrangement and a sequential arrangement of monomers. A collection and sequential arrangement of monomers are called polymers. Isn't it? Are you getting it? मतलब polymers क्या होता है? Polymer. It has been derived from two Greek words. One is poly, P-O-L-Y, poly, and second is mer. ठीक है या mers. तो poly means होता है, the meaning of poly is many, several, okay, and mers are just units. Okay, so poly means many and mers are unit. So something that has been obtained, that has been prepared by combining many units. Are you understanding? By combining many units, if anything is obtained, suppose by combining 1,000 or lakh, thousands and hundreds and thousands of X, combining hundreds and thousands of X obtained you Y. So Y will be called as polymer and X will be its monomer. ठीक है, क्या है कि बहुत सारे मोनोमर्स को कंबाइन करके जो कोई चीज नया ऑब्टेन किया जाता है, जो एक नया सा चीज मिलता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर. ठीक है, बहुत सारे एटम्स को मिला के क्या बन जाता है? बहुत सारे एटम्स को मिला के कोई सब्सटेंस बन जाता है. तो एटम्स आर मोनोमर्स एंड जो सब्सटेंस बना दैट इज पॉलीमर. तो बच्चों सिंथेटिक पॉलीमर्स जो है, ये सिंथेटिक पॉलीमर्स में मोनोमर्स कौन हो सकता है? सम थ्रेड्स, नहीं, सम थ्रेड्स या फिर कुछ ऐसा जिससे कि यार्न्स बनाया जा सके, है ना. कुछ ऐसा फाइबर जिसको कि कंबाइन करके, जिसको कि केमिकल रिएक्शन से या कुछ वैसे केमिकल्स जिनको कि हम लोग थ्रेड में तब्दील कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली फाइबर्स थ्रेड से ही बनेगा. ठीक है, सॉरी, फैब्रिक थ्रेड से ही बनेगा. फैब्रिक कहीं से बना हुआ नहीं आ जाता है. फैब्रिक बनाना बहुत मुश्किल है. मतलब फैब्रिक को ही आप अगर मैन्युफैक्चर करो, थ्रेड्स के बारे में सोचो ही नहीं, यार्न्स के बारे में सोचो नहीं, डायरेक्ट सोचो कि हमको फैब्रिक ही मिल जाए, दिस इज इम्पॉसिबल, है ना. मतलब क्या है कि फैब्रिक इज जस्ट एन अरेंजमेंट. सिमिलरली making yarns or making threads is also an arrangement of monomers. बात समझ रहे हो ना. तो मोनोमर क्या है? अब किसी भी चीज का मोनोमर वही होगा कि जिस मतलब बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलके वो चीज बना है, दैट विल बी कॉल्ड एज मोनोमर. ठीक है. अच्छा, पॉलीमर्स, पॉलीमराइजेशन, ये सारा कुछ आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन नॉट अप टू 10. यू विल रीड इट इन 12th स्टैंडर्ड. तो वहां पे जाके आप शायद पॉलीमर्स, पॉलीमराइजेशन को बहुत अच्छे से समझ जाओगे. लेकिन अभी एट दिस वेरी इंस्टेंट मैं आपको पॉलीमर और पॉलीमर का बहुत ज्यादा इलेबोरेशन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे. ठीक है ना. तो पॉलीमर के लिए मैं बस इतना समझा सकता हूं कि जैसे आप देखो, फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, है ना. आपने नाम सुना होगा पॉलीइथीन. ठीक है, जिसको हम लोग पॉलीथीन कहते हैं, पॉलीथीन. ठीक है,
वो कैरी बैग वाला जो होता है जिसमें हम लोग सब्जी लाते हैं, चीनी लाते हैं, जो कुछ भी लाने वाला होता है, दैट कैरी बैग मेड अप ऑफ पॉलीथीन। तो ये जो पॉलीथीन है बच्चों, आप ये देखो, इथीन, ये इथीन है ना, इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला ऑफ इथीन इज C2H4। बात समझ में आ रही है? सो द फॉर्मूला ऑफ इथीन इज C2H4। तो जो इथीन है, इथीन मान लेते हैं कोई गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, वॉट एवर इज दैट। तो इथीन है कुछ, वो इथीन, एक इथीन का अगर मॉलिक्यूल सिर्फ आप ले लो, एक इथीन का मॉलिक्यूल जो कि बहुत ही छोटा, बहुत ही माइन्यूट, मतलब इतना छोटा कि आप सोच नहीं सकते हो, बहुत छोटा होगा, लेकिन बहुत सारे इथीन को जब ले लिया जाता है, बहुत सारे इथीन को जब कॉम्बाइन कर दिया जाता है, तो इट मेक्स बहुत सारे, मैंने बताया पॉली मीन्स मेनी, तो व्हेन मेनी इथीन, मेनी और यूनिट, पॉलीमर्स क्या है? यूनिट है, मेनी यूनिट्स, तो मेनी के जगह, मेनी और यूनिट के जगह कौन है? इथीन। व्हेन मेनी इथीन्स आर कंबाइंड टुगेदर, व्हेन मेनी इथीन्स आर कंबाइंड टुगेदर, दे फॉर्म पॉलीथीन। बात समझ में आ रही है? अरे समझ पा रहे हो ना? दिस इज द वे। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि पॉलीथीन या पॉलीमर्स होते क्या है। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं? कुछ वैसे फाइबर्स या कुछ वैसे यूनिट्स जिनसे मिलके कोई थ्रेड या फिर कोई वैसा स्ट्रक्चर बन पाए। ठीक है, हम लोग पॉलीमर और मोनोमर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर कोई भी चीज हमें ऑब्टेन नहीं है, पहले से नेचुरली कुछ नहीं मिला है, हर चीज को बनाना हो रहा है। तो क्या है कि कोई एक, जैसे इथीन को भी पहले बनाया गया लेबोरेटरी में बाय सर्टेन केमिकल रिएक्शंस, अब उसके बाद उन इथीन्स को, बहुत सारे इथीन्स को आपस में मिला दिया गया, तो फिर ये बना पॉलीथीन। बात समझ रहे हो ना? तो उसी तरह से जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं बच्चों, जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं, वो सारा क्या है? वो केमिकल रिएक्शंस, और वो सब केमिकल का सर्टेन कॉम्पोजिशंस है। ठीक है ना? वो केमिकली हम लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है, हम लोगों को कुछ मिला या हमारे पास कुछ है, उसका बहुत तरह का सिंथेसाइज किए उसको, उसका बहुत सारा प्रोसेस हुआ, उसके बाद क्या होता है कि हम लोगों को ऐसा कुछ मिल जाता है, कोई पॉलीमर मिल जाता है। बात समझ रहे हो? ओके, अब हम लोग पॉलीमर को यहां पे रोकते हैं क्योंकि बात इसमें नहीं है, बात इससे आगे हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो आपने इसको लिख लिया होगा आई होप। अच्छा, पॉलीमर के बारे में अब आप ये लिख लो, व्हाट इज अ पॉलीमर देन? उसके जस्ट नीचे लिखना है अ कंपाउंड ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास। अ कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा हो, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो। अ कंपाउंड ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास formed by the combination of large number of small molecules। छोटा छोटा मॉलिक्यूल है, इथीन है, बहुत छोटा छोटा मॉलिक्यूल है, इसका बहुत लार्ज नंबर, बहुत ज्यादा, मतलब मान लो 1 लाख इथीन, बहुत ज्यादा हो गया नहीं, 1 लाख आप गिन नहीं पाओगे। अगर मान लो 1 2 से शुरू करके आप 1 लाख गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 तक आपको अगर मान लो 1 लाख गिनना हो, तो वो तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, इट विल बिकम वेरी मच हेक्टिक। तो उसी तरह से क्या है कि ये जो पॉलीमर है, ये क्या है ना, अ कंपाउंड, एक वैसा कंपाउंड है ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास, जिसमें कि जिसका मास बहुत ज्यादा होता है, मॉलिक्यूलर मास जिसका ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा मोनोमर मिला हुआ है, बहुत सारा कुछ मिला हुआ होता है ना, मतलब बहुत सारा कुछ नहीं, मोनोमर ही है, लेकिन वो मोनोमर भी 1 लाख मोनोमर है, तो उसका वेट ज्यादा हो जाएगा, मास ज्यादा हो जाएगा। सो अ कंपाउंड ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास formed by the combination of large number of small molecules, बहुत ज्यादा number of small molecules, and these small molecules are what? These small molecules are monomers. These small molecules are monomers. Okay, मोनोमर्स के लिए अब आप यहां पे देखो, इस चीज को लिखना है आपको, द स्मॉल यूनिट्स, मोनोमर में लिखिए,
मोनोमर्स में लिखिए द स्मॉल यूनिट्स, मोनोमर्स में लिखिए द स्मॉल यूनिट्स विच कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाना, विच कॉन्स्टिट्यूट मतलब टू मेक, टू प्रिपेयर, ओके। तो द स्मॉल यूनिट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट्स, विच कॉन्स्टिट्यूट्स द रिपीटिंग यूनिट्स in a polymer is called monomer, which constitute the repeating unit in a polymer is called monomer. Okay. अच्छा, अब ये इससे क्या मतलब समझे आप? फिर से मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो भी लिख लीजिए, या छूट गया है तो उसको फिनिश कर लो। द स्मॉल यूनिट्स विच कॉन्स्टिट्यूट, द स्मॉल यूनिट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट्स इन अ पॉलीमर, द रिपीटिंग यूनिट्स इन अ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। ठीक है। अच्छा, अब मोनोमर है, स्मॉल रिपीटिंग यूनिट का मतलब क्या हो गया? अब आप देख लो, पॉलीमर है तो पॉलीमर में क्या है, बहुत सारा मैंने जैसे आपको एग्जांपल लिया कि 1 लाख मोनोमर मिलके एक पॉलीमर को ही बनाया। ठीक है। तो वो जो 1 लाख मोनोमर होगा बच्चों, वो कैसे होगा? अब जैसे मान लो कि कोई थ्रेड है, तो थ्रेड पहले क्या होगा, उसका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगा, उसके बाद वर्टिकल अरेंजमेंट होगा, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर मे बी कि डायगनली हो जाए, नहीं ऐसा। तो इस तरह का क्या है ना कि वहां पर, या फिर अगर मान लो आपकी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ही है, हॉरिजॉन्टली ही सिर्फ वो ऐसे ऐसे है, तो ये क्या हुआ, मतलब सारा मोनोमर ही एक एक करके रिपीटेडली मोनोमर एक के आगे एक, एक के आगे एक के आगे एक, मतलब सारा बहुत टाइटली पैक किया गया, तब तो वो पॉलीमर बनाया ना। हाँ, तो मोनोमर क्या हो गया, कोई वैसा छोटा यूनिट, कोई वैसा छोटा सा यूनिट जो कि रिपीट होता जाता है, रिपीटेडली जब हम लोग उसको रिपीट करते जाते हैं तो फिर वो फाइनली पॉलीमर बना देता है। नहीं, बहुत सारा रिपीटेडली एक के बाद एक, तो यहां पे रिपीट हुआ, फिर आगे, फिर रिपीट हुआ, फिर रिपीट हुआ, तो दैट मीन्स कि ये जो रिपीटेडली जिस यूनिट से मिलके कोई पॉलीमर बनता है, उस यूनिट को हम लोग मोनोमर्स कहते हैं। बात क्लियर है? ओके। तो अभी तक यहां पर मोनोमर्स और पॉलीमर्स आप समझ गए हो। मोनोमर्स और पॉलीमर्स के बारे में हमने बात कर लिया है। अच्छा, उसके बाद फिर प्रोसेस क्या है, तो आप लिख लो एक प्रोसेस, पॉलीमराइजेशन। आई थिंक आई शुड रब इट, लिखिए पॉलीमराइजेशन। आई एम रबिंग इट। आई थिंक कि आप सब लोगों ने सारा कुछ लिख लिया है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, लिखते हैं कि यहां पे देखो, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन is the process, polymerize is a process, polymerization is a process, sorry, to change monomers into polymers, मोनोमर्स इंटू पॉलीमर्स। ओके, देख लो आप, कौन सा प्रोसेस होता है जिससे कि मोनोमर पॉलीमर में तब्दील हो जाता है। मोनोमर तो छोटा छोटा यूनिट है, तो मोनोमर से पॉलीमर कैसे बन जाएगा, तो मोनोमर से पॉलीमर बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस टू चेंज मोनोमर्स इंटू पॉलीमर्स, या प्रोसेस ऑफ चेंजिंग भी यहां पे लिख सकते हो, टू चेंज की जगह ऑफ चेंजिंग, दोनों में से कोई एक लिखना, ये नहीं कि दोनों लिख देना। ठीक है, दोनों में से कोई एक लिखना। द पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग मोनोमर्स इनटू पॉलीमर्स। ठीक है, बस इतना। ओके, चलिए अब आप लोग इसको लिख लीजिए। हम लोग थोड़ा सा काइंड्स ऑफ पॉलीमर्स पे बात करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। I think I should rub it.
देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पॉलीमर, लिखिए आप लोग। देयर आर थ्री काइंड्स या थ्री कैटेगरीज ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, क्या लिखना है? थ्री categories of polymers. First one is linear chain polymer. Second one is branch chain polymer. ठीक है, फर्स्ट वन इज लीनियर चेन पॉलीमर, सेकेंड वन इज ब्रांच चेन पॉलीमर एंड थर्ड वन इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, लिखिए आप लोग इसको जल्दी से। लीनियर चेन पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। चलिए, इस लीनियर चेन के बारे में मैं बता दूं। ये जो लीनियर चेन पॉलीमर होता है बच्चों, आपको खुद भी पता होगा लीनियर का मतलब क्या होता है। स्ट्रेट लीनियर, आपने पढ़ा होगा शायद लीनियर प्रोग्रामिंग या फिर लीनियर कुछ प्रोपगेशन, ऐसा कुछ होता है लीनियर। मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में आपने इस वर्ड को बहुत पढ़ा होगा। तो सिमिलरली आप इसको देखिए, लिटरेरी इसका मतलब लीनियर चेन पॉलीमर मतलब क्या है, आप लोग लिखिए इसमें अ पॉलीमर। मैं इसको ही मिटा देता हूं क्या, उसके बाद फिर हम लोग इस पे लिखेंगे। चलिए, आपने इसको लिख लिया होगा तो मैं इसको अब रब कर रहा हूं। इसके बारे में अब आप लोग लिखिए just a second. Just write, these are polymers in which monomeric units are. Oh, sorry. These are the polymers in which the monomeric units are combined in a form to form a linear chain structure. चलिए लिखिए तो इसको। These are the polymers in which the monomeric units are combined in a form to form a linear chain structure. Okay, this can be called a different type of language, but this is my own language and it is completely right. तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, यानी तो आप यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे फॉर्म टू फॉर्म में प्रॉब्लम लग रहा है, कुछ ऑकवर्ड सा लग रहा है, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देयर आर दीज आर द पॉलीमर्स इन विच द मोनोमेरिक यूनिट्स आर कंबाइंड इन अ वे टू फॉर्म लीनियर चेन स्ट्रक्चर. ओके, टू फॉर्म अ लीनियर चेन स्ट्रक्चर. Okay, the examples are
द एग्जाम्पल्स आर, आप लोग इसके एग्जाम्पल में रेयॉन लिख सकते हो, ठीक है, और पॉलिस्टर लिख सकते हो, ओके। इसके साथ साथ आप इसके एग्जाम्पल में और एक्राइलिक लिख सकते हैं, एक्राइलिक एटसेट्रा, ओके। सो द एग्जाम्पल्स आर रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक एटसेट्रा। आप इसमें ये भी नोट डाउन कर सकते हैं कि दीज लीनियर चेन पॉलीमर्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ओके। आई थिंक आई शुड रब इट। आई थिंक आप सब लोगों ने लिख लिया होगा। प्लीज बी प्रॉम्प्ट एंड बी एफिशिएंट, एफिशिएंट रहिए थोड़ा सा, ताकि इसको जल्दी जल्दी आप लिख पाओ। क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास बहुत छोटा सा बोर्ड है, तो इसलिए क्या है कि मुझे इस पे ही पढ़ाना पड़ रहा है, ओके ना। तो प्लीज कोऑपरेट। लीनियर चेन पॉलीमर में क्या हो जा रहा है कि दिस आर द पॉलीमर्स इन विच द मोनोमेरिक यूनिट्स आर कंबाइंड इन अ फॉर्म टू फॉर्म अ लीनियर चेन स्ट्रक्चर। मतलब क्या है कि जो मोनोमर्स हो रहे हैं, कुछ ऐसा मेरे पास है नहीं दिखाने के लिए, लेकिन जो मोनोमर्स है इसमें इस तरह में, मतलब लीनियर चेन पॉलीमर में जो मोनोमर्स होते हैं वो चेन बाइज चेन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसा कि आपने वो देखा होगा, साइकिल्स का चेन होता है ना, साइकिल्स का हो या बाइक्स का हो, जो चेन होता है आप देखना एक के बाद एक कड़ी दूसरे से इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, और वो क्या होता है, लीनियर होता है, एकदम सीधा सा। आप उसको करो तो सीधा चेन स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो जो लीनियर चेन पॉलीमर्स है उसमें क्या होता है ना कि मोनोमर्स एक दूसरे से ऐसे ही जुड़े रहते हैं। इस तरह से जुड़े होने के कारण उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कि आप उसको खींचो तो वो खुद को बहुत ज्यादा, मतलब आप जितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे वो इट विल ट्राई इट्स बेस्ट कि वो विदस्टैंड कर जाए, वो टूटे नहीं। इसी को टेंसाइल स्ट्रेंथ कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि चाहे कितना भी आप एक्सटर्नल फोर्स लगा दो, बट इट कैन विदस्टैंड, इट वोंट ब्रेक, ठीक है। इट वोंट ब्रेक इजीली, इट विल ब्रेक, ऑफ कोर्स इट विल ब्रेक, बट इट वोंट ब्रेक इजीली, ठीक है ना। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं लीनियर चेन पॉलीमर। और इनका क्या है, आप इनके साथ लिख लीजिए, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, आप इसी में एग्जाम्पल में पॉलीथीन भी लिख सकते हो, पॉलीथीन भी चलो मैं इसको मिटा रहा हूं। आप इसके एग्जाम्पल में अब आप रेयॉन लिख लिया आपने, पॉलिस्टर लिख लिया, एक्राइलिक लिख लिया है, तो आप पॉलीथीन भी लिख लो। नाइलॉन बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो आप एग्जाम्पल में इसका नाइलॉन भी लिख लो। पॉलीथीन चूंकि मैंने अभी डिस्कशन किया था इसलिए मैं बोल रहा हूं पॉलीथीन, पॉलीथीन को आप लिख लो। ये सारा हो गया लीनियर चेन पॉलीमर्स का। ये सारा कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, हैव हाई डेंसिटी, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट and high boiling point and high tensile strength, okay, have high densities, high melting point, high boiling point and high tensile strength। ये हो गया बच्चों लीनियर चेन पॉलीमर। लीनियर चेन पॉलीमर का आप देख लो थोड़ा सा ऐसा टाइप का भी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखो, ये मैं क्या कर रहा हूं ना, एक से दूसरे कड़ी को बस जोड़ दे रहा हूं। तो आई थिंक कि आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है।
मेरी ड्राइंग कुछ ऐसी ही है। मतलब क्या है ना कि एक से दूसरा कड़ी जो जुड़ गया है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये क्या हुआ है, ये एक चेन की तरह फॉर्मेशन हो गया है। दिस इज लीनियर चेन पॉलीमर। एक के बाद एक मोनोमर्स, ये जो स्मॉल यूनिट्स हैं, स्मॉल मोनोमर्स या मोनोमेरिक यूनिट्स, ठीक है। स्मॉल ये जो छोटे छोटे यूनिट है दे आर मोनोमर्स। बात क्लियर है? चलिए अब जल्दी से आप लोग इसको उतार लीजिए। ओके, नाउ आई थिंक आपने लिख लिया होगा। चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं। there is a mistake, sorry, there is a mistake, like ये लीनियर चेन पॉलीमर है ना, लीनियर चेन पॉलीमर में बच्चों पॉलीथीन नहीं होगा, पॉलीइथिलीन होगा। ओके, पॉलीइथिलीन, इथिलीन इज समथिंग डिफरेंट एंड इथीन इज समथिंग डिफरेंट। पॉलीइथिलीन आप लिख लीजिएगा उसमें, इथिलीन, ETHYLENE, इथिलीन। आई थिंक आई शुड रब इट, और इसको आप लिख लीजिए। पॉलीइथिलीन इज पॉली, ETHY, इथिलीन, यस। ओके, तो ये हो गया बच्चों आपका लीनियर चेन पॉलीमर। चलिए अब हम लोग जल्दी से आ जाते हैं। अभी तक हम लोग सिंथेटिक फाइबर पे आए भी नहीं है, डिस्कशन सभी बहुत सारा करना है। तो आई थिंक आई शुड रब इट, मैं इसको मिटा दूं। चलिए, जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है कैटेगरी, दैट इज ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। चलिए, ब्रांच चेन पॉलीमर नेक्स्ट लिखिए। सेकेंड वन इज ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, ठीक है। ये जो ब्रांच चेन पॉलीमर है बच्चों, ये ब्रांच चेन पॉलीमर भी बिल्कुल, आप देखो, आपने चेन पॉलीमर को देख लिया, लीनियर चेन पॉलीमर को। अब आता है ब्रांच चेन पॉलीमर। तो ब्रांच चेन पॉलीमर क्या हो सकता है, सोचिए आप। तो वैसा पॉलीमर जहां की मोनोमर्स जो है उनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, लीनियर के साथ साथ लंबा लंबा चेन बना हुआ है, साथ साथ उसमें ब्रांच भी है। बात समझ रहे हो ना? मतलब जैसे ट्रीज में होता है, एक हुआ स्टिक, ठीक है, तो ये स्टिक हो गया, ये लीनियर हो गया। लेकिन क्या है कि अगर आप इसी में मान लो कि इस तरह से एक ब्रांच निकला हुआ है, ठीक है, या फिर यहां पे मान लो कि एक ऐसे करके ब्रांच निकला हुआ है, तो ये क्या हो गया, दिस इज ब्रांचिंग। अगर आप ऐसा भी कोई थ्रेड ले रहे हो तो वो भी लीनियर है, क्योंकि ये सीधा हो सकता है। लेकिन ऐसा जो बीच बीच में कुछ निकल गया, कुछ जुड़ गया है, तो वो क्या हो जाएगा, वो सीधा उल्टा कुछ नहीं हो सकता है, वो जैसा वैसा ही रहेगा। तो दीज आर कॉल्ड ब्रांच्ड। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि अ पॉलीमर इन विच मोनोमर्स आर, a polymer in which monomers are, I think I should write a polymer in which the monomers are joined, in which the monomers are joined to form long chains with side branches, with
side branches. Okay. चलिए इसको लिख लीजिए, with side branches. Okay. So these branch chain polymers are comparatively less in tensile strength. They are lesser in tensile strength in comparison to the linear chain polymers. Okay. तो इसमें लिखिए less tensile strength, less tensile strength. Okay, तो less tensile strength, ठीक है, less tensile strength in comparison to linear polymers. ठीक है, linear chain polymers. अच्छा, less tensile strength के बाद और क्या क्या था हमारा? Low density. ठीक है, I think I'm rubbing it. Low tensile strength, then low density and low melting and boiling point. Low melting and boiling point. In comparison to linear chain. Linear chain polymers. ओके, linear chain polymers का एग्जाम्पल आप ले सकते हो पॉलीथीन. इसका एग्जाम्पल में आप ले सकते हो पॉलीथीन एंड स्टार्च ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन स्टार्च जो होता है, probably it is written as glycogen starch or starch glycogen. I'm a little confused. I think glycogen starch. Okay, so glycogen is written before glycogen starch. Okay, so glycogen starch etc. पॉलीथीन ऑफ लो डेंसिटी. वो पॉलीथिलीन उधर भी था लेकिन उधर हाई डेंसिटी वाला था और इधर क्या है, लो डेंसिटी है. तो लीनियर चेन पॉलीमर्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ब्रांच स्ट्रक्चर है. मतलब लीनियर चेन्स में बीच बीच में और भी कुछ कड़ी जुड़ा हुआ है, तो दैट इज अ ब्रांच स्ट्रक्चर. और ये क्या होता है, कंपैरेटिवली इट हैज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू लीनियर चेन पॉलीमर्स. ओके, नाउ द थर्ड कैटेगरी. The third category is cross-linked polymer. Cross-linked polymer. ओके, इसमें आप लोग लिख लीजिए, in cross-linked polymers you can write these polymers have a three-dimensional. These polymers have three-dimensional These polymers have three-dimensional arrangement of their monomers. थ्री-डायमेंशनल अरेंजमेंट्स मतलब क्या हो गया बच्चों? सबसे पहले सपोज करो कुछ ऐसा पॉलीमर है, ठीक है, तो आप सपोज कर लो ना कि
पॉलीमर्स कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं आपस में। तो ये लीनियर पॉलीमर्स जैसा स्ट्रक्चर आपको लग रहा है, सॉरी मोनोमर्स कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। अब आप देख लो उसी तरह से क्या हो रहा है कि अब यहां से ऊपर से भी ये मान लो जुड़ गया दूसरा लेयर। ओके, द नेक्स्ट लेयर ये ऊपर से जुड़ गया। ठीक है, तो ये क्या होगा कि पहले ऐसे करके आया, हॉरिजॉन्टली आया, फिर वर्टिकली आया, फिर हॉरिजॉन्टली आया, फिर वर्टिकली आया। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस तरह का अगर अरेंजमेंट होगा तो इसमें क्या होगा, लेंथ भी होगा एंड ब्रेड्थ भी होगा एंड सॉरी लेंथ ब्रेड्थ एंड उसके बाद क्या होगा, इसमें हाइट भी हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो इसमें जो मोनोमर्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, वो मतलब कि एक के ऊपर एक ऐसा अरेंजमेंट हो जहां पर कि 3D स्ट्रक्चर बन जाए, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाए। ओके, सो इसका एग्जाम्पल में आप लिख लोगे, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जब आप प्लास्टिक पढ़ोगे तो जान लेना, बेकेलाइट लिख लो। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो बेकेलाइट, और कुछ कुछ सिंथेटिक रेजिन्स भी होता है। सम सिंथेटिक रेजिन्स आर देयर, बट आप उसको लिख पाओ, या मेलामिन के का जो आजकल प्लेट्स आया हुआ है, आप देखते होगे कि मेलामिन, द स्पेलिंग इज प्रोबेबली MELAMINE, मेलामिन। ठीक है, तो बेकेलाइट, मेलामिन, इतना सा काम चल जाएगा। ओके, डेंसिटीज की अगर बात है तो डेंसिटीज में हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि चूंकि इसका स्ट्रक्चर ही कुछ मतलब 3D टाइप का होता है, तो डेंसिटी इसका भी हाई है। ठीक है, अच्छा ये तो मोनोमर से ही, मतलब लीनियर चेन मोनोमर से ही मिल के बना हुआ है, इसलिए इसका डेंसिटी हाई तो होता ही है, प्लस इसका क्या है, इट हैज अ हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर, हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर ऑल्सो हाई, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई, डेंसिटी इज हाई, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज ऑल्सो हाई, हाई 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 कर देना है पूरा। ओके, एग्जाम्पल्स हो गया। तो बच्चों यहां पे अभी हमारा पॉलीमर्स हुआ है, लेकिन पॉलीमर्स में हमें उतना अभी ये इसकी जरूरत नहीं थी, और इसको आप बहुत ज्यादा समझ भी नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा मैंने इसको बताया भी नहीं है, क्योंकि ये एक अलग लेवल पर है। बस थोड़ा बहुत डिस्कशन जैसा मैंने कर दिया है। अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली हमारे नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स पर। ओके, नाउ आई एम रबिंग इट। चलिए आ जाइए। अब ऐसा है बच्चों कि हम लोग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स पर थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं। क्या है कि एक हम लोग फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फ्लो चार्ट हम लोग ऐसा बनाएंगे कि सपोज इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो हम लोग यहां पे कर देते हैं फाइबर्स। आप लोग भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाओ, एंड प्लास्टिक्स। ओके, ये जो फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स है, it is now classified in, these fibers are classified in 2 groups, natural and then synthetic, and this plastic is classified in 2 groups again.
thermosetting plastic and thermoplastic. Okay, thermosetting plastics and thermoplastics. इन चीजों को हमको प्लास्टिक में पढ़ना है. अच्छा, नेचुरल फाइबर इज अगेन क्लासिफाइड in some of its types, like we have already learned about cotton, wool, jute, silk, etc. And synthetic fiber is classified, especially we will be learning some of the things like rayon, nylon, acrylic, rayon, nylon, acrylic, polyester, rayon, nylon, acrylic, polyester, spandex, SPANDEX, spandex. And after that, some of the problems related with plastic, and the remedies. Okay, the way to get out of it. So this will be the process of our learning. So first of all, we will focus on fibers. ठीक है, पहले हम लोग फाइबर्स पे फोकस करेंगे. फाइबर्स में हमने पहले आप एक बार इस फ्लो चार्ट को बना लो बच्चों, जल्दी से. ओके बच्चों, चलिए. तो आपने वो लिख लिया होगा. अब आपके पास देखिए, मैंने नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर का 2 कैटेगरी बनाया हुआ है. ठीक है, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के बीच में मैंने गैप इसलिए छोड़ा है बच्चों, गैप को सिर्फ इसलिए छोड़ा गया है ताकि मैं नेचुरल फाइबर के बारे में अगर कुछ बताऊं तो वो आपको अच्छे से दिखे, अच्छे से समझ में आए. ओके, आई थिंक लाइट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए. लाइट इज सफिशिएंट. ओके, सो नाउ नेचुरल फाइबर के बारे में हम बात कर लेते हैं. नेचुरल फाइबर आर फर्दर क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स, एनिमल फाइबर्स एंड प्लांट फाइबर्स. ओके, so animal fibers and plant fibers, natural fibers are further classified in 2 groups, animal fiber and plant fiber. So the fibers that are obtained from animals, will be categorized as animal fiber, and the fiber that are obtained from plants will be classified in as plant fiber. So silk is obtained by silk moth, आपको पता होगा ही. After that, wool is obtained from sheep is also an animal. So silk and wool are animal fibers. Cotton is obtained from the cotton plant, from the flower of cotton plant. So cotton is a plant fiber. And jute is also obtained from the stem of jute plant. So jute is also a plant fiber. So cotton and jute are प्लांट फाइबर. अच्छा, सिल्क, वूल, कॉटन एंड जूट के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, चूंकि आई थिंक कि दिस इज नेसेसरी. तो सिल्क के बारे में सबसे पहले आते हैं. आपको पता होगा कि सिल्क इज वेरी मच लस्टरस और ऑफ अ हाई डिमांड. सिल्क जो है वो क्या है, बहुत हाई डिमांड का है. एक ऐसा फैब्रिक जिसका डिमांड बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है. ओके ना. ओके, सो आई थिंक लाइट इज गुड नाउ. तो सिल्क जो है बच्चों वो बहुत ही लस्चरस, बहुत ही डेलिकेट टाइप ऑफ फैब्रिक होता है. तो मतलब कि क्या है कि सिल्क को पहनने के बाद, सिल्क पहनने का मतलब वो आपके स्टैंडर्ड को बनाता है. वो शो करता है कि यू आर हैविंग अ वेरी गुड एंड वेरी ग्रेट स्टैंडर्ड, इजंट इट. तो सिल्क इज समथिंग. सिल्क
अच्छा, सिल्क बनता कैसे है? सिल्क बनने का प्रोसेस आपने शायद 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि सिल्क मोथ से बनता है। पहले कैटरपिलर होता है ना। पहले सिल्क वॉर्म होता है। सिल्क वॉर्म को लगभग 1 महीने तक मलबेरी लिप्स को खिलाया जाता है। वो मलबेरी लिप्स को लगातार सुबह शाम रात खाते रहते हैं, लगभग 25 to 28 डेज और समटाइम्स 30 डेज। उसके बाद क्या है कि द सिल्क वॉर्म इन कोर्स ऑफ ईटिंग, in this period of 30 days it turns to be a caterpillar। ये कैटरपिलर बन जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो एक जगह पे स्थिर से बैठ के कोई एक वैसा जगह तलाश लेता है। उसके बाद इट स्टार्ट्स स्पिनिंग इट्स हेड इन द डायरेक्शन ऑफ 8, मेकिंग अ फिगर ऑफ 8 का फिगर बनाता है। और इस डायरेक्शन में वो खुद जब अपना माथा हिलाता रहता है तो वो क्या करता है, प्रोटीन अपने मुंह से लगातार एक प्रोटीन फुल ऑफ प्रोटीन लिक्विड को लगातार वो सेक्रेट करता रहता है, मतलब मुंह से निकालता रहता है। तो वो 8 के शेप में उसका माथा वो लगातार घूम रहा है और वो अपना जो प्रोटीन निकाल रहा है। तो उससे क्या होता है ना कि एक लेयर फॉर्म हो जाता है उसके शरीर के चारों तरफ। दैट इज कॉल्ड कुकून। ये 8 के शेप में जब कैटरपिलर जब 8 के शेप में अपने सर को घुमाता रहता है, मूव कराता रहता है, तो उस दौरान ये क्या करता है, अपने मुंह से एक प्रोटीन का लिक्विड छोड़ता रहता है। और वो प्रोटीन का लिक्विड क्या होता है, 8 के शेप में। वो अपना माथा 8 के शेप में घुमाता है, तो प्रोटीन लिक्विड भी 8 के शेप में क्या होता है ना, पूरे शरीर के चारों तरफ एक लेयर बना देता है, जो कि काफी प्रोटेक्टिव लेयर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन एयर के कांटेक्ट में आने के बाद इट हार्डन्स इटसेल्फ। ओके, तो वो क्या होता है, खुद को हार्डन कर लेता है। तो क्या होता है, इसके शरीर के चारों तरफ, जैसे कि आपने टॉर्टवाइज देखा होगा, टॉर्टवाइज के चारों तरफ जो वो टॉर्टवाइज शेल होता है वो बहुत हार्ड होता है। उसी तरह से कुकून जो होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है, ताकि वो फर्दर कोई भी एक्सटर्नल चीज से, एक्सटर्नल हार्म से कैटरपिलर्स को बचा पाए। ठीक है, फिर क्या होता है कि इसी कुकून को डाल दिया जाता है गर्म पानी में। गर्म पानी में डालने के बाद क्या होता है, इस सिल्क का फिर गर्म पानी में डालने के बाद फिर धीरे धीरे सिल्क को अनवाइंड किया जाता है। तो 3 तरह का सिल्क वहां पे भी निकलता है। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ सिल्क एट दैट टाइम? जब इसको गर्म पानी में डाल दिया गया तो 3 तरह का सिल्क निकलता है। फर्स्ट वन इज रील्ड सिल्क, सेकेंड वन इज स्पन सिल्क एंड थर्ड वन इज नेल सिल्क। ठीक है, जो सबसे पहले कुकून से जो सबसे पहला वाला सिल्क निकाला जाता है दैट इज कॉल्ड रील्ड सिल्क। उसके बाद रील्ड सिल्क निकालने के बाद जो वेस्ट बच गया, उससे जो सिल्क निकाला जाता है उसको कहा जाता है स्पन सिल्क। और उस स्पन सिल्क से जो छोटा छोटा सिल्क का कुछ पार्ट बच जाता है दैट इज कॉल्ड नेल सिल्क। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सिल्क बन गया। सिल्क इज फॉर्म फ्रॉम सिल्क मोथ। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं वूल पर। हमें इसको रब कर दूं या आप लोगों को लिखना है? एक बार लिखना चाहते हैं तो रील्ड, स्पन और नेल लिख लीजिए, REELED। These are the categories of silk. These are not the names of silk. These are the categories of silk. Okay? REELED, reeled silk, SPUN, spun silk, NAIL, nail silk. Okay? चलिए अब मैं इसको खत्म कर देता हूं। कुछ एग्जाम्पल ऑफ सिल्क में आप लिख सकते हैं। क्या क्या लिखना चाहेंगे बताइए? Some examples of silk are कोसा, तसर सिल्क, TASSAR, तसर, मूंगा, एटसेट्रा। ओके, कोसा, तसर, मूंगा, एटसेट्रा। These are some of the types of silk. रील, स्पन और नेल वो कैटेगरी ऑफ सिल्क था। वो बनाने के टाइम पे जो सबसे अच्छा निकला उसको रील्ड मान लिया गया, जो उससे थोड़ा गंदे क्वालिटी का निकला दैट इज स्पन सिल्क, और जो सबसे गंदे क्वालिटी का निकला दैट विल बी कॉल्ड एज रील्ड सिल्क। तो वो हो गया दैट वेयर रील्ड, स्पन एंड नेल सिल्क आर द कैटेगरीज ऑफ सिल्क, एंड कोसा, तसर, मूंगा एटसेट्रा आर द काइंड्स ऑफ सिल्क।
ये कुछ कुछ सिल्क अवेलेबल है मार्केट में। ओके, चलिए अब हम लोग वूल के बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज अ वूल? सो वूल इज अ फाइबर, वूल इज अ फाइबर दैट इज that is obtained from the fleece of sheep, obtained from the sheep's fleece, FLEECE, sheep's fleece। ये फ्लीस क्या होता है ना, आप लोगों ने ट्रिम करते हुए देखा होगा, आप सब लोगों ने मतलब पापा मम्मी घर पे हैं, ट्रिम करते हुए या शेव करते हुए देखा होगा। मैंने नहीं किया है, लेकिन वो क्या होता है ना, दैट इज नॉट अ पेनफुल प्रोसेस। क्या होता है कि जैसे अब आप देख लो कि योर फादर इज हैविंग बियर्ड, तो वो क्या है कि रेजर से इसको शेव कर लिया, या फिर अभी ट्रिमर का टाइम है, ट्रिमर का टेक्नोलॉजी का टाइम आ गया, तो लोग ट्रिम कर लेते हैं मशीन से। तो क्या होता है, इट डजंट हर्ट एट ऑल, वो हर्ट नहीं करता है। लेकिन क्या होता है कि आपका चेहरा से जो भी ये हेयर है वो रिमूव हो जाता है। सिमिलरली क्या होता है कि शिप्स को फ्लीस का मतलब हुआ स्किन रिलेटेड, स्किन और स्किन पर रिलेटेड जो हेयर है, दैट इज फ्लीस। तो क्या होता है, सबसे पहले शिप्स का क्या किया जाता है, रियरिंग किया जाता है। रियरिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल रियरिंग ऑफ शिप मतलब शिप्स को पाला जाता है। जब वो फिर बड़े हो जाते हैं तब उनके शरीर पे जब इनफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्लीस आ जाता है, जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ उनके शरीर पर हेयर जो कि वूल आगे बनेगा वो आ जाता है, तो फिर क्या किया जाता है, इनका शीयरिंग किया जाता है। शीयरिंग मतलब वही हुआ ट्रिमर से उनके शरीर से सारा जो भी वो बाल है, जो हेयर है, उसको रिमूव कर देना। ठीक है, और ये जो शीयरिंग प्रोसेस है बच्चों, ये ज्यादातर गर्मी के मौसम में किया जाता है। क्योंकि देखिए जो वूल्स होता है, वो वूल्स का यूज कब होता है, जब लोगों को ठंड बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि वूल्स प्रोवाइड हीट। वूल्स क्या करता है, इट प्रोवाइड्स हीट टू योर बॉडी। तो क्या है, वो आप गर्मी में तो पहनोगे नहीं, ठंडे में। अच्छा, शीप्स जो हैं, वूल्स का मैन्युफैक्चर भी वहीं पे हो सकता है, ऑब्टेन्ड वो हम लोगों को वहां से हो सकता है जहां का टेम्परेचर ज्यादातर टाइम इन मोस्ट ऑफ द मंथ्स ऑफ ईयर, वहां पे क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन इज लो, कोल्ड वेदर। लाइक आप चले जाओ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आप उधर चले जाओ सिक्किम, और फिर सिक्किम चले गए, मेघालय चले गए, इस सब तरफ में क्या है, इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान ऑल्सो, राजस्थान है, फिर इधर आप चले जाओ लद्दाख, तिब्बत, तो इस सब में क्या है, शिप पाया जाता है। तो क्या है कि जब थोड़ा गर्मी का सीजन आ जाता है, क्योंकि जब पूरे ठंडे में शिप्स का शेयरिंग कर दिया जाए, सारा रोआ हटा दिया जाए, तब तो वो ठंडा से मर जाएगा। तो क्या है कि गर्मी के टाइम में किया जाता है। आप नहीं देखते हो कि शेव करने के बाद कुछ दिन के बाद आ जाता है ना, तो उसी तरह से शेयरिंग करने के बाद गर्मी में शेयरिंग किया गया, तो वो उस टेम्परेचर में आराम से चल सकता है, आराम से वो जीवित रह सकता है, और फिर ठंडा आते आते उसके शरीर पे फिर से वो कवर आ जाता है वूल वाला, हेयर वाला, तो वो सेफ रहता है। ठीक है, शेयरिंग के बाद क्या होता है, शेयरिंग करके जो फ्लीस निकला, जो हेयर निकला, उसका किया जाता है स्कोरिंग। उसका क्या किया जाता है, स्कोरिंग। रियरिंग ऑफ शिप, सबसे पहले पाला गया, उसके बाद शेयरिंग, उसका बाल को रिमूव किया गया, उसके बाद स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होता है कि उसको पानी का एक टैंक रहता है, वहां पे धोया जाता है। ठीक है, और उसके बाद होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द हेयर टेक्सचर, कोई बहुत ज्यादा कोर्स है, बहुत ज्यादा टफ एंड रफ है, तो उसको कुछ अलग कर दिया गया, जो बहुत ज्यादा डेलिकेट है उसको कुछ अलग कर दिया गया, और उसके बाद फिर फाइनली डाइंग। तो डाइंग तो कोई प्रोसेस, हाँ, डाइंग इज ऑल्सो अ प्रोसेस, लेकिन क्या है कि उसको वुल को बनाने में के प्रोसेस में वो नहीं आया। तो क्या है कि पहले रियरिंग, फिर शेयरिंग, फिर स्कोरिंग, फिर सॉर्टिंग, एंड आफ्टर दैट फिर कॉम्बिंग वगैरह हो गया उसको सीधा करने के लिए, तो दैट इज कॉम्बिंग एंड कार्डिंग, ये हो गया। अच्छा, वूल का कुछ कुछ टाइप्स क्या है, सम ऑफ द टाइप्स ऑफ वूल आर, आई थिंक आपने लिख ही लिया होगा यार। ठीक है, तो सम ऑफ द टाइप्स ऑफ वूल आर, आपने सुना ही होगा, अंगूरा, दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगूरा गोट्स। ठीक है ना, वूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप्स, ओके, मोस्टली फ्रॉम शिप्स,
and sometimes from camel. Okay, sheep, camel, goat, sometimes rabbit also. Rabbits are also used for obtaining wool. तो देख लो आप, sheep है, camel है, goat है, rabbit है, etc. तो इन सब जानवरों के शरीर के बाल से, हेयर से क्या होता है, वूल बन सकता है. ओके, अच्छा, इसमें टाइप ऑफ वूल में आप अंगूरा लिख सकते हो, पश्मीना लिख सकते हो, MINA, सॉरी, पश्मीना, अंगूरा. आप यहां पर मोहायर लिख सकते हो, आप यहां पे मेरिनो लिख सकते हो, मेरिनो वुल. ये मोहायर जो है, लिख लो इसमें, मोहायर इज नोन एज डायमंड फैब्रिक. डायमंड फैब्रिक या समटाइम्स डायमंड फाइबर. ठीक है. और मेरिनो जो है, दिस इज द सॉफ्टेस्ट वूल. ठीक है. ये मेरिनो एक शिप होता है. और अंगूरा इज ऑल्सो वेरी 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 डेलिकेट टाइप ऑफ वेरी सॉफ्ट एंड वेरी लस्टरस वूल. पश्मीना is also very delicate wool. Angura wool is obtained from Angura goats. Pashmina wool is also obtained from Pashmina Kashmiri goat. And this merino, that is the world's softest wool, is obtained from merino sheep. And mohair is diamond fabric because it is very much lustrous. Okay, तो आई थिंक कि आप लोग जल्दी से लिख लो इसको. मैं एक बार फिर से इसको दोहरा देता हूं. अंगूरा, ANGOORA, पश्मीना, PASHMINA, पश्मीना. मोहायर, MOHAIR, मोहायर इज नोन एज डायमंड फैब्रिक और डायमंड वूल समटाइम. एंड देन मेरिनो, MERINO, मेरिनो इज सॉफ्टेस्ट वूल. ओके, चलिए, तो आई थिंक आई शुड रब इट. ओके, चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं कॉटन पर. तो कॉटन क्या होता है बच्चों, आपको कॉटन के बारे में भी पता होगा. कॉटन का क्या होता है ना, कॉटन का एक प्लांट होता है एंड दिस प्लांट गेट्स फ्लावर एंड दिस फ्लावर्स आफ्टर गेटिंग मेच्योर्ड, जब ये फ्लावर मेच्योर हो जाता है तो इट बर्स्ट. जब ये बर्स्ट होता है तो क्या होता है ना कि फ्लावर पूरा खुल जाता है और पूरा, अगर मान लो कि कहीं पे कॉटन का प्लांट लगा हुआ है किसी फील्ड में, किसी फार्म में, तो अगर आप उसको दूर से देखोगे तो पूरा का पूरा फार्म व्हाइट लगेगा, ऐसा लगेगा कि स्नोफॉल हुआ है. बहुत खूबसूरत लगता है. ठीक है. तो क्या किया जाता है ना कि वंस द फ्लावर ऑफ कॉटन गेट्स मेच्योर्ड, तो क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकली, मतलब बाय ह्यूमन हैंड, क्या किया जाता है ना कि उन फ्लावर्स से पहले पूरे के पूरे कॉटन को बाहर निकाला जाता है. ठीक है. उसके बाद क्या किया जाता है कि दोज कॉटन कंटेन सीड्स ऑफ कॉटन. तो वो क्या किया जाता है, कॉटन सीड्स को उससे रिमूव कर दिया जाता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज गिनिंग, GINNING. गिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग. कॉम्बिंग मतलब जैसा कि हम लोग अपने हेयर को कॉम्ब करते हैं ना, टू मेक इट स्टाइलिश, वी जस्ट स्टाइल आवर हेयर विद द हेल्प ऑफ कॉम्ब. तो उसी तरह से वहां पे बड़ा बड़ा कॉम्ब होता है, मेटेलिक कॉम्ब. उससे क्या होता है ना, विद द हेल्प ऑफ इट, उससे सीड्स को कॉटन से बाहर निकाल दिया जाता है. ठीक है. एंड आफ्टर दैट, कॉटन को जब बाहर निकाल दिया गया तो फिर से क्या किया जाता है कि उसको कॉटन को खींच के, अब जैसे आप भी घर में देखोगे, आप थोड़ा सा कॉटन लेते हो और फिर आप उस कॉटन को क्या करो, थोड़ा सा खींच के ऐसे बाहर निकालो. और जितना सा बाहर निकला फिर आप उसको हाथ में इस तरह से पकड़ के, अपने हाथ में इस तरह से पकड़ के ऐसे करके रोल कर दो. तो आप देखना कि वो खुद ब खुद आपसे भी थ्रेड बन जाएगा, है ना. तो वो क्या था, आपने कॉटन फाइबर्स को निकाला और फिर आपने उनको रोल कर दिया तो इट बिकेम थ्रेड. तो इस तरह से कॉटन थ्रेड बन जाता है. ठीक है. तो कॉटन इज अ फाइबर और जो थ्रेड बन गया, जो यान बन गया, दैट इज अ कॉटन फैब्रिक. ठीक है ना. मतलब जो यान बना उससे फिर फैब्रिक बन जाएगा. तो दिस इज कॉटन. कॉटन का एक प्लांट होता है तो इट इज अ प्लांट फायर. लास्ट वन इज जूट.
जूट के बारे में भी आपने पढ़ा होगा 6th स्टैंडर्ड में ही। जूट क्या होता है? जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जूट प्लांट, फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। तो स्टेम ऑफ जूट प्लांट का मतलब क्या है कि वो स्टेम को क्या किया जाता है ना, कि गर्म पानी में कुछ दिन तक उसको रॉट किया जाता है। गर्म पानी में डाला गया, लेकिन क्या किया, उसको रॉट किया जाता है, सड़ाया जाता है, ठीक है। वो उसमें से गंध आता है, दुर्गंध होने लगता है, यानी उसको रॉट किया जाता है। तो क्या होता है कि वो जो स्टेम होता है वो धीरे धीरे फिर फाइबर में तब्दील हो जाता है, एंड देन वी गेट जूट। जूट के बारे में भी आपको पता होगा, जूट का रस्सी होता है, रोप्स और जूट बैग्स होता है, एंड दीज आर सम इको फ्रेंडली बिकॉज एज दीज थिंग्स आर नेचुरल। अगर ये नेचुरल है तो ये इको फ्रेंडली है। ओके तो बच्चों, आई थिंक कि मुझे नेचुरल फाइबर बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या है ना, मैं नेचुरल फाइबर को इसलिए आपको रिकॉल करवा रहा था कि उसका बनाना आपको याद रह जाए, कैसे बन रहा था वो आप एक बार रिकॉल कर लो। और अब जो ये है सिंथेटिक फाइबर, बच्चों मैनमेड कोई भी चीज क्यों होता है? इंसान किसी भी चीज का निर्माण क्यों करता है, पता है आपको? इंसान किसी भी चीज का निर्माण क्यों करता है? क्यों बेबस हो जाता है इंसान किसी भी चीज का निर्माण करने के लिए? देखिए, अब आप मान लीजिए कि जैसे वूल की ही बात है या सिल्क की ही बात है, तो सिल्क बहुत अच्छा लगता है। आपने किसी को पहना हुआ देखा, आपको बहुत अच्छा लग गया, अरे यार क्या मतलब उसके शरीर पे वो जो कपड़ा पहना था वो क्या लग रहा था, जबरदस्त था, काश मैं भी ऐसा पहन पाता। या फिर वूल, वूल में क्या है कि वूल में तो फैशन से रिलेटेड बहुत कम चीजें हैं। अब तो वूल में भी फैशन आ गया, लेकिन पहले तो वूल का मतलब था कि बस स्वेटर है यार, उसको पहन के ठंड से बचना है ना। तो अब देखो, जैसे कि हम लोग अभी वूल की ही बात करते हैं, तो वूल क्या है कि जहां पे शिप्स होगा या फिर जहां पे उस क्वालिटी का गोट होगा, कैमल होगा, वहां पर से ही तो हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं ना। अच्छा, बहुत ज्यादा प्रोसेस होता है पहले कि उसको उतना दिन तक पहले पाला जाता है, रियरिंग किया जाता है, उसके बाद उसका शरीर से निकाला गया हेयर को, उसके बाद हेयर का अब जो भी प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, लंबा टाइम लगता है। अच्छा, गोट्स या फिर शिप्स को पालने वाला इलाका पूरे इंडिया में कहाँ है? बहुत कम जगह पे है। नहीं, उधर जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, साउथ में तो हो ही नहीं सकता है। हम लोग बिहार में भी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल सब में भी ऐसा कुछ किया नहीं जाता है, मतलब ठंडे प्रदेश में किया जाता है। तो ठंडे प्रदेश में तो लोगों को और भी ज्यादा गर्मी की जरूरत होती है, इसलिए वो लोग शिप्स को पालते हैं। तो अब देखो कि लेकिन जरूरत ऐसा नहीं है कि झारखंड या वेस्ट बंगाल या फिर दिल्ली में ठंड नहीं पड़ती है, वहां के लोगों को भी जरूरत है वूल या फिर वूलन क्लोथ्स की, शॉल्स की। अब देखो कि शिप्स और शिप से जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड एरियाज के लिए। पहले वो लोग अपने यूज के लिए रखेंगे, उसके बाद फिर वो बाहर सेंड करेंगे, और बाहर सेंड भी करेंगे तो कितना अमाउंट में चाहिए? तो पूरे इंडिया को चाहिए, लेकिन पूरे इंडिया को क्या 2-3 स्टेट मिलकर सप्लाई कर सकता है? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, उसके बाद फिर अगर मान लो सप्लाई कर भी सकता है, तो इतना जो टाइम लगा, आप देखो खर्च को, थोड़ा सा हम लोग फाइनेंशियल कमर्शियल बेस पे आते हैं। एक शिप को लाया गया, छोटा सा बाबा ब्लैक शिप, लैम्प को, ठीक है। अब उसको मान लो कि 6 महीने या 9 महीने या 1 साल के लिए उसको पाला गया, ठीक है। तब तो वो बड़ा होगा ना, तब तो उसके शरीर पे हेयर आएगा। तो उसको पालने में हर रोज कुछ खिलाना होता है, हर रोज खिलाने में कुछ खर्च है ना। तो वो खर्च जो पाल रहा है वो उसको इंक्लूड करेगा पहले। उसके बाद फिर क्या होगा, वहां से शुरू होगा, फिर उसके हेयर को लिया गया, फिर उसको फैक्ट्रीज में भेजा गया, फिर उसका स्कोरिंग हुआ, फिर सॉर्टिंग हुआ, फिर डाइंग हुआ, उसके बाद फिर इट गॉट ड्रॉन्ड इनटू थ्रेड और यार्न। उसके बाद फिर उस यार्न को क्या किया गया, फैब्रिक में, मतलब क्लोथ्स में तब्दील किया गया। तो आप देखो कितना टाइम, कितना ज्यादा प्रोसेस लगा, हाँ? और पैसा भी खर्च हुआ, हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ लेबर्स हैं, वो लेबर्स भी काम कर रहे हैं तो पैसे पे कर रहे हैं। तो क्या है कि कंपैरेटिवली एक वूलन कपड़े का, जो कि मान लो पश्मीना हो या अंगूरा हो, कंपैरेटिवली क्या होता है, दाम बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है वो, ठीक है। अच्छा, अगर पूरे हिंदुस्तान में लोगों को जनवरी और दिसंबर में ठंड तो लगेगी, है ना, लेकिन सब
को इन चीजों को अफोर्ड करने, सब लोग इनको अफोर्ड करने के कंडीशन में नहीं होते हैं। हाँ, ओके। अगर सब लोग अफोर्ड करने के कंडीशन में नहीं है तो बताइए कि वो उन लोगों का क्या होगा? वो लोग ठंड में जीवित नहीं रह पाएंगे, है ना? तो क्या है कि एक तो सबसे पहला यहां पर पहला बेस आ गया फाइनेंशियल, मनी वॉज वन ऑफ द प्रॉब्लम, अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। दूसरा कि अब लोगों को धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि हर कुछ फैशनेबल होता जा रहा है। पहले जमाने के लोग, हम लोगों के दादाजी या फिर दादाजी के भी पापा जी, वो लोग क्या है, किसी भी तरह कुछ पुआल ओढ़ लिए, मतलब कि जो स्टॉक्स होता है उसको ओढ़ के घर में रह गए, उसको जला लिए, या फिर कुछ बोरा चट्टी कुछ है उसको ही ओढ़ लिए, मतलब ऐसा चलता था। अभी के टाइम में क्या है, आप हो मैं हूं, अभी क्या है ना कि लोगों को ठंड से भी बचना है लेकिन फैशनेबल दिखते हुए। स्वेटर भी पहनना है तो थोड़ा स्ट्राइप वाला, थोड़ा वाइब्रेंट कलर हो, रेड हो, ब्लू हो, पर्पल हो, पिंक हो, ऐसा। जैकेट्स पहनना है, जैकेट में तो मतलब ऐसा कुछ बने कि लोगों को फैशनेबल भी होना है, ठीक है ना? फैशनेबल भी होना है और अफोर्ड भी कर पाए। योर पॉकेट शुड अलाउ इट, ठीक है? तो यहां पे क्या हुआ, अच्छा, ना ही फैशनेबल हो रहा था वो नेचुरल वाला उल, बहुत ज्यादा फैशनेबल नहीं, मतलब जैसा हम लोग चाह रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था, और अगर हो भी गया तो उसका प्राइस इतना है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो जहां पे क्या होता है ना बच्चों, जहां पे चीजें लिमिटेड हो जाए वहां पर ही कुछ मैनमेड चीजों का इजाद होता है। चूंकि हम लोग जैसा चाह रहे थे फैशनेबल, वैसा वुल मिल नहीं रहा है, वैसा वुलन प्रोडक्ट मिल नहीं रहा है, बन नहीं पा रहा है, और अगर वैसा कुछ बन भी पा रहा है तो उसका प्राइस ही इतना हाई है कि 5% लोग ही उसको अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी के लोग। तो यहां पे क्या हुआ कि एक तो लिमिटेड सप्लाई है, लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग है, तो दिस गेव राइज टू मैनमेड समथिंग, सिंथेटिक समथिंग। गॉट इट? तो क्या हुआ कि यहां से ही कुछ सिंथेटिक बनना शुरू होता है। जब भी कभी लोगों की जरूरत बढ़ जाती है और चीजें लिमिटेड हो तो वहां पर मैन इन्वेंशन करता है, ठीक है? ह्यूमन मैनकाइंड इन्वेंशंस करता है। जैसे आप देख लो कि पहले लोगों को क्या होता था, आपने सुना होगा कि पहले तो पोस्टमैन भी नहीं हुआ करते थे, पहले लोग कबूतर, है ना, पीजन के थ्रू लोगों को चिट्ठी भेजा करते थे। पता नहीं ये कैसे होता होगा, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे तो पता भी नहीं चलता है कबूतर को कैसे भेजा जाता था, मे बी कि उसको हिप्नोटाइज किया जाता होगा, लेकिन क्या है कि यही है। उसके बाद लोगों को ट्रैवल करना बहुत दूर, अगर मान लो कि किसी का बेटा है या किसी के पिताजी है, वो कहीं बाहर दूर दराज में काम कर रहे हैं, तो वो जब तक खुद से नहीं आ जाते तब तक, चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 10 साल हो, तब तक उनके घर वालों को पता भी नहीं होता है कि वो जीवित हैं भी कि नहीं, वो कहीं रह रहे हैं तो कैसे रह रहे हैं, मतलब दूर के लोग थे। तो क्या वो धीरे धीरे पहले लोगों ने शुरू किया, तो पहले कबूतर को भेजा जाता था, उसके बाद फिर पोस्ट ऑफिस बना, उसके बाद पोस्टमैन बने। तो लोग फिर अपने बिलोंगिंग से, चिट्ठियों से, मतलब इन अ रिटन फॉर्मेट विद द हेल्प ऑफ देयर राइटिंग, उन लोगों ने बातचीत करना, इंटरेक्ट करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, टेलीफोन का टाइम आया। किसी आदमी ने, मतलब क्या है कि अब आपके ही मान लो कि मैं ही यहां पे रह रहा हूं, अभी मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, मेरी मम्मी पापा कहीं और हैं, तो उनको पता तो होना चाहिए कि मैं कैसा हूं। उनको भी मन करेगा कि भाई मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, वो कहीं बाहर रह रहा है, तो मैं कम से कम उससे उसका हालचाल जान लूं, मैं उससे बात कर लूं। तो साधन नहीं है, साधन बात करने का बस यही है कि आप उतने दूर से 50-100-1000 किलोमीटर चल के आओ, उसके बाद अपने बच्चे को देखो, फिर 50-100-1000 किलोमीटर लौट के जाओ, है ना? तो ये क्या होता था कि लोग खुद से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, अपने लोगों से मिलजुल नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। तो क्या हुआ कि यहां से मार्कोनी जी ने सोचा कि कुछ ऐसा डिवाइस बनाया जाए कि दूर में बैठे इंसान की आवाज भी मेरे तक पहुंच जाए। हाँ, तो उन्होंने टेलीफोन बनाया, ठीक है, ओके। टेलीफोन शायद जी मार्कोनी नहीं बनाया था, ओके। उसके बाद क्या था ना कि टेलीफोन्स भी लिमिटेड हो गया। अब किसी एक के घर में है तो सारे सोसाइटी के लोगों ने उसके घर का नंबर दे दिया, अब हर समय किसी ना किसी का फोन आ रहा है, ठीक है। अच्छा, वो फोन भी है तो वो वायर सिस्टम वाला है, उसको लेके कहीं नहीं जा पाओ। तो यहाँ पे लोगों ने सोचा कि यार ये तो घर भर में ही रह जा रहा है,
कुछ ऐसा हो जो कि लोग लेके चल भी सके जहां भी जाए, और जहां है वहां से ही अपने घर वालों से बात कर सके, इंटरेक्ट कर सके। तो उन लोगों ने अब वायरलेस बना लिया, मोबाइल फोन बना लिया। अच्छा, मोबाइल फोन भी बना तो उस टाइम क्या था कि सिर्फ उसमें बात कर सकते हो। हाँ, लोगों का अब सोच हो गया, आप ये देखो कि कितना लिमिटेशन है। मोबाइल फोन में क्या था, लिमिटेशन था कि आप सिर्फ बात कर सकते हो। लोगों की जरूरत बढ़ गई, है ना। जब भी लोगों की जरूरत और चाहत बढ़ती है, वेन एवर देयर इज अ इंक्रीज इन द विशेज, वेन एवर देयर इज अ इंक्रीज इन द विशेज ऑफ मैनकाइंड, इट इन्वेंट्स द न्यू इन्वेंशन, इट इन्वेंट्स समथिंग। गॉट इट। तो क्या हो गया, मोबाइल फोन हो गया, लेकिन अब इंसान का चाहत ये हो गया कि नहीं, अगर मैं किसी का आवाज सुन पा रहा हूं तो मैं किसी को देख भी पाऊं। तो अब आ गया एंड्रॉइड सिस्टम विद वॉइस कॉल, है ना। मतलब जैसे जैसे सिस्टम अब आया कि मैं लाइव किसी से बात कर पाऊं, तो व्हाट्सएप आ गया, मैसेजिंग आ गया, इजंट इट। तो मतलब क्या है कि ये मैं इतनी देर से लेक्चर इसलिए दे रहा हूं बच्चों, ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि सिंथेटिक चीजों का इजाद क्यों हुआ, मैनमेड फाइबर्स क्यों बना, मैनमेड फैब्रिक्स क्यों बना। क्योंकि वहां पर क्या था ना, लिमिटेशन आ गया, ना ही हम अफोर्ड कर पा रहे हैं, ना ही मेरे मन लायक चीज मिल रहा है, तो क्या करें भाई। तो ह्यूमन बीइंग ने ऐसा सोचा कि अच्छा, इंसान जो मैनकाइंड है ये सोच रहा है कि हमें फैब्रिक भी बहुत अच्छा मिले और फैशनेबल भी हो, दिखने में भी बहुत अच्छा हो, और साथ साथ वो बहुत कम दाम में अवेलेबल हो। ओके, वेरी गुड। क्या किया जाए, अब वो ऐसा कुछ बनाया जाए। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए, ये जो बच्चों सिंथेटिक फाइबर है ना, पता है ये सिंथेटिक फाइबर्स जो है, बहुत सारे फाइबर्स किससे बनते हैं, पेट्रोलियम का। जब आपको मैंने बताया था, जब हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ रहे थे, तो जब पेट्रोलियम का बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो रहा था, तो वो जो पेट्रोकेमिकल्स निकल रहे थे, उन पेट्रोकेमिकल्स से ही सिंथेटिक फाइबर्स बनाया जाता है। बात समझ रहे हो, उन पेट्रोकेमिकल से ही सिंथेटिक फाइबर्स बनाया जाता है। अच्छा, अब देखो कौन सा सिंथेटिक फाइबर है भाई। मैंने बताया ना कि हर किसी का लिमिटेशन होता है। सिल्क बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सिल्क को हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो क्या बना दिया गया, रेयॉन। ठीक है, रेयॉन्स बनाया गया। कैसा होता है, तो इट हैज अ सिल्की अपीयरेंस, सिल्क के तरह ही होता है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत, बहुत लश्चरस, मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब करता है बहुत अच्छे से। दैट मीन्स कि गर्मी में भी आप रेयॉन को बहुत अच्छे से पहन सकते हो। ठीक है, इसका सिल्की अपीयरेंस होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। तो मतलब क्या है कि जब सिल्क की चाहत है, लेकिन हम सिल्क को खरीद नहीं पा रहे हैं, है ना। सिल्क की चाहत है मुझे, सिल्क का तलब हो गया, लेकिन मैं सिल्क को खरीद नहीं पा रहा हूं, तो क्या हुआ, हटाओ, रेयॉन बना दिया ऐसा, जो कि बिल्कुल सिल्क के तरह ही लगे देखने में। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि हमको सिल्क मोथ को पालना होगा, फिर उतना प्रोसेस करके, दाम भी बहुत कम है और सिल्क के तरह ही फीचर्स है। तो लोग जो जिनके पास उतना ज्यादा पैसा है, वो लोग जाके सिल्क खरीदे। हम लोगों के पास कम पैसा है, तो हम लोग रेयॉन के बने हुए फैब्रिक्स कपड़े को पहनेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो नायलॉन आया। ये नायलॉन की कहानी भी बहुत रोचक है, मैं डिस्क्राइब करके इसको आपको इसके कुछ देर बाद बताऊंगा। ये नायलॉन जो है ना बच्चों, ये पहले न्यूयॉर्क में बना था। ठीक है, ये पहले न्यूयॉर्क में बना था, और उसके तुरंत बाद लंदन में। ठीक है, तो क्या हुआ, इसीलिए इसको नायलॉन नाम दिया गया, मतलब न्यूयॉर्क का एन एंड वाई। ठीक है, न्यूयॉर्क का एन मतलब न्यू का एन और वाई का यॉर्क का वाई, तो नाय, और इधर लंदन का LON, तो क्या बन गया, नायलॉन। ठीक है, अच्छा, ये नायलॉन को भी देखो, ये बहुत मजबूत होता है। नायलॉन जो होता है, नायलॉन का जो थ्रेड होता है, वो बहुत ही, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था अभी, टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में मैं लिखवा रहा था। तो क्या है कि वूल का टेंसाइल स्ट्रेंथ भी जो है बहुत ज्यादा नहीं होता है, सिल्क का टेंसाइल स्ट्रेंथ तो बहुत कम होता है, कॉटन का भी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, और जूट का टेंसाइल स्ट्रेंथ इन सिल्क और कॉटन के कंपैरिजन में जूट का थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी नेचुरल फाइबर्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू सिंथेटिक फाइबर्स।
नेचुरल फाइबर को आप अगर हाथ से खींच लो तो वो टूट जाएगा, लेकिन आप नायलॉन को तोड़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, नायलॉन को तोड़ ही नहीं पाओगे आप। बहुत ज्यादा अच्छा, वो बहुत ज्यादा लाइट वेट भी होता है, बहुत हल्का सा लगेगा पहनने में। मतलब इतना सारा हो गया, जैसे कॉटन ही है, कॉटन को आप देख के लगे इतना है और 1 kg ही वजन हुआ है। ठीक है ना। तो उसी तरह से नायलॉन भी है, इलास्टिक होता है, इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी, इलास्टिक मतलब इट कैन बी स्ट्रेच्ड। ठीक है, तो नायलॉन में इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी होता है, लाइट वेट होता है, बहुत कम वेट, लश्चरस होता है, मतलब बहुत ज्यादा चमक शाइन होता है उसमें। ओके, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर को देख लेते हैं। पॉलिस्टर जो होता है बच्चों, ये भी सिंथेटिक फाइबर है, ये रिंकल रेजिस्टेंट होता है। मतलब इस पे रिंकल आ भी जाए फिर भी आप इसको पहन लो तो इसमें रिंकल दिखेगा नहीं। मतलब आप उसको हाथ से 1-2 बार ऐसे कर लो तो उसका रिंकल खत्म हो जाएगा। कॉटन में आप ऐसा कभी नहीं कर सकते हो। ठीक है, वूल में भी ऐसा नहीं ही हो सकता है, सिल्क में तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि पॉलिस्टर में बहुत ज्यादा, वहां पर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत जल्दी सूख जाता है, बहुत कम मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और रिंकल होता ही नहीं है। रिंकल आप उसको हाथ से ऐसे सीधा कर दो, नहीं हुआ रिंकल। ठीक है, तो रिंकल रेजिस्टेंट है। तो आप देखो, इंसान ने हर चीज को अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से बनाया है। कॉटन को एक बार धो दो तो उसको बिना प्रेस किए पहन ही नहीं पाओ, सिल्क को एक बार धो दो तो वही प्रॉब्लम है। तो क्या ऐसा कुछ बनाओ जिसमें रिंकल पड़े ही नहीं, तो उन्होंने पॉलिस्टर बना लिया। बात समझ रहे हो ना। ओके, एक्राइलिक देख लो। एक्राइलिक, जैसे आपने रेयन को देखा कि वो सिल्क का सब्स्टिट्यूट है, उसी तरह एक्राइलिक जो है वो वूल का सब्स्टिट्यूट है। एक्राइलिक में भी उतनी ही गर्मी होती है, वूल के तरह टेक्सचर ही होता है, उसका फील भी वूल वाला होता है, लेकिन फील भी क्या होता है, वूल वाला होता है, लेकिन उसमें क्या है कि दैट इज सिंथेटिक। सिंथेटिक है, कम दाम में अवेलेबल है आपके पास, बहुत कम प्राइसिंग होती है उसकी एज कंपेयर टू वूल। जो नेचुरल वूल्स होते हैं, पश्मीना, अंगूरा, जो मैंने नाम बताया, मोहायर या फिर मेरिनो, तो उस सबसे क्या है कि एक्राइलिक से बने हुए चीजों का बहुत कम दाम होता है। एक्राइलिक का आप स्वेटर ले लो तो बहुत अलग अलग फैशनेबल डिजाइन्स में अवेलेबल है, बहुत अलग अलग डिफरेंट और वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स में अवेलेबल है। तो जिनको बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड मेंटेन करना है वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो लेंगे। लेकिन जिनको की अच्छा दिखना भी है, फील भी अच्छा हो खुद में भी, और मतलब गर्मी भी लगे, तो वो लोग क्या करेंगे, एक्राइलिक नहीं, वो लोग ऑप्ट करेंगे एक्राइलिक के लिए। आप लोग भी, हमारे पास भी बहुत सारा एक्राइलिक का ठंडे में मिलता रहता है, हम लोग उसको लेते हैं, पहनते हैं। ओके, स्पैंडेक्स। स्पैंडेक्स एक ऐसा कपड़ा है, बहुत लोगों को होता था प्रॉब्लम की कुछ पहन रहे हैं, बड़ा टाइट लग रहा है, कंफर्टेबल भी नहीं है, बैठ रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, घुटने में दर्द हो रहा है, लग रहा है फट जाएगा, इस टाइप का। तो क्या हो गया, स्पैंडेक्स बना गया। बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत रबरी है। मतलब आप उसको पहन लो तो आप जिस तरह से पैर को मोड़ोगे वो कपड़ा भी बिल्कुल उस तरह से मुड़ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मतलब कि आपने कुछ ऐसा बहुत ज्यादा टाइट सा पहना है। स्पैंडेक्स को और कहा जाता है लाइक्रा। स्पैंडेक्स इज कॉल्ड एज लाइक्रा, LYCRA, लाइक्रा। अच्छा, इस स्पैंडेक्स को आप याद रख लोगे, स्पैंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज लाइक्रा। ये लाइक्रा आपने देखा होगा, जो स्पेशली फीमेल्स का जो आजकल एक कपड़ा चला हुआ है, लेगिंग्स या लेगिंग्स कुछ ऐसा बोला जाता है यार, मुझे बहुत अच्छे से पता नहीं है। तो वो देखो क्या होता है ना, दैट फिट्स द बॉडी। वो क्या है कि बॉडी फिट होता है, लेकिन इट इज क्वाइट कंफर्टेबल। वो मतलब किसी भी तरह से पैर कर लो तो वो क्या होता है, बिल्कुल उस तरह से ही बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें। अच्छा, आपने प्रचार भी देखा होगा एक लायरा लेगिंग्स, LYRA, लायरा लेगिंग्स, है ना। तो वो लायरा लेगिंग्स भी क्या होता है, इसी स्पैंडेक्स का बना हुआ होता है, इसी लाइक्रा का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये चीज है बच्चों की जहां पर ह्यूमन बीइंग को लगा कि यहां पर मुझे कुछ कमी दिख रही है, तो वहां पे कुछ नया इजाद कर लिया जाता है, नया कुछ बना लिया जाता है। तो दिस आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ, सम ऑफ द नेम्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। आप चाहे तो आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में यूज और थोड़ा सा डिटेल में जो इसका बनने का मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल है, हम लोग उसको देख लेंगे सिंथेटिक फाइबर्स का। देन वी विल स्विच टू द प्लास्टिक्स। आई थिंक 2 more classes, उसके बाद फिर हमारा सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक भी ओवर। ओके,
सो आज के लिए इतना ही. टिल देन स्टे सेफ. बाय बाय. टेक केयर.